अध्याय 17:4 अत्यंत शिक्षाप्रद मामले। बुद्धि के देवता बोडेन विनाश के राजा के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर यह जानने की मांग की कि अराजकता पर कैसे नियंत्रण हो सकता है। विनाश ने कहा, मुझे अपनी बाईं आंख दे दें, तब मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के बुद्धि के देवता बोडेन ने अपनी बाईं आंख निकालकर उसे दे दी और कहा, अब मुझे बताओ। ट्रोल ने कहा कि जो रहस्य है उसे आप दोनों आंखों से देख सकते हैं। जॉन गार्डनर। और अधिक परिवर्तन, एक ओवरप्राइज्ड विशालकाय, एक साम्राज्य निर्माण समूह, एक विलय जिसमें एक छोटी फर्म ने एक बड़ा काम संभाला, मूल रूप से बेकार कंपनी में शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, पिछले कुछ वर्षों में ग्राहम के कुछ उच्च नए मामलों को एक नया विश्वकोश प्रदान किया है। यहां इसका एक नमूना है। ल्यूसेंट पारदर्शी नहीं। साल 2000 के मध्य में ल्यूसेंट टेक्नोलॉजीज इंक के पास किसी अन्य अमेरिकी स्टॉक की तुलना में अधिक निवेशक थे, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन $192 बिलियन के साथ यह अमेरिका में 12वीं सबसे मूल्यवान कंपनी थी। क्या यह विशाल मूल्यांकन उचित था? 30 जून 2000 को समाप्त वित्तीय तिमाही में ल्यूसेंट की वित्तीय रिपोर्ट की कुछ मूल बातों पर नजर डालते हैं। ल्यूसेंट की रिपोर्ट के एक निकट रीडिंग में एक अनुत्तरित टेलीफोन स्विचबोर्ड की तरह खतरे की घंटी बजती है। ल्यूसेंट ने $4.8 अरब में एक ऑप्टिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता क्रोमैटिस नेटवर्क्स को खरीदा था, जिसमें $4.2 अरब गुडविल या बुक वैल्यू से ऊपर लागत थी। क्रोमैटिस में 150 कर्मचारी थे, लेकिन इसका कोई ग्राहक नहीं था। इसका राजस्व भी शून्य था, इसलिए गुडविल शब्द अपर्याप्त लगता है। शायद होप चेस्ट शब्द अधिक सटीक है। यदि क्रोमैटिस के एम्ब्रियोनिक प्रोडक्ट्स ने काम नहीं किया तो ल्यूसेंट को गुडविल को उलटना होगा और भविष्य की कमाई के लिए इसे चार्ज करना होगा। एक फुटनोट ने खुलासा किया कि ल्यूसेंट ने अपने उत्पादों के खरीदारों को 1.5 अरब का उधार दिया था। अपने ग्राहकों को कहीं और उधार लिए पैसे की गारंटी में ल्यूसेंट भी 350 मिलियन के लिए हुक पर था। इन ग्राहक लोन की कुल संख्या एक वर्ष में दोगुनी हो गई थी। यह हमें बताता है कि ल्यूसेंट के उत्पादों को खरीदने के लिए खरीदार नकदी से बाहर चल रहे थे। क्या होगा अगर वे अपने ऋण का भुगतान करने के लिए नकदी से बाहर भाग गए? अंत में ल्यूसेंट ने नए सॉफ्टवेयर को कैपिटल एसेट के रूप में विकसित करने की लागत का इलाज किया, बल्कि एक एसेट के बजाय यह एक रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं था जो कमाई से आना चाहिए। निष्कर्ष, अगस्त 2001 में ल्यूसेंट ने क्रोमैटिस डिवीजन को बंद कर दिया, क्योंकि इसके उत्पादों ने केवल 2 ग्राहकों को ही आकर्षित किया। वित्तीय वर्ष 2001 में ल्यूसेंट को $16.2 अरब का नुकसान हुआ। वित्तीय वर्ष 2002 में इसने $11.9 अरब का और नुकसान किया। उन नुकसानों में मुख्य रूप से खराब ऋण और ग्राहक वित्त पोषण के लिए प्रावधान में 3.5 अरब और कैपिटल सॉफ्टवेयर से संबंधित आरोपों में 367 मिलियन। ल्यूसेंट का स्टॉक 30 जून 2000 को 51.062 पर व 2002 में 1.26, जो 2-2.5 साल में बाजार मूल्य में लगभग 190 बिलियन का नुकसान पर समाप्त हुआ। अधिग्रहण के जादूगर टाइको इंटरनेशनल लिमिटेड का वर्णन करने के लिए हम केवल विंस्टन चर्चिल को पैराफेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इतना सारा तो इतने कम लोगों ने कभी नहीं बेचा। 1997 से 2001 तक इस बरमूडा आधारित समूह ने टाइको स्टॉक के शेयरों में सबसे अधिक 37 अरब से अधिक का खर्च किया। कंपनियों द्वारा इमेल्डा मार्कोस के अनुसार यह इनके लिए जूते खरीदने जितना ही आसान बन गया था। अकेले वित्तीय वर्ष 2000 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार टाइको ने लगभग 200 कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसकी हर दूसरे दिन एक से अधिक की औसत थी। परिणाम, टाइको में तेजी से वृद्धि हुई। इसका राजस्व 5 वर्षों में $7.6 बिलियन से $34 बिलियन हो गया और ऑपरेटिंग इनकम 476 मिलियन के नुकसान के साथ $6.2 बिलियन का लाभ हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी का 2001 के अंत में कुल स्टॉक मार्केट मूल्य 114 अरब था। लेकिन टाइको के वित्तीय विवरण कम से कम इसके विकास के रूप में थे। लगभग हर साल उन्होंने अधिग्रहण संबंधी शुल्कों में सैकड़ों मिलियन डॉलर दिखाए। ये खर्च 3 मुख्य श्रेणियों में चले गए: विलय या पुनर्गठन या अन्य नगण्य लागत, लंबे समय तक संपत्ति की हानि के लिए शुल्क, खरीद प्रक्रिया अनुसंधान और विकास में राइट ऑफ। संक्षिप्त में इन्होंने पहले तो मूर्खों की तरह प्रभार का उल्लेख किया, दूसरा चिला के रूप में और तीसरा वूपी प्रैट के रूप में। आइए जानते हैं कि ये समय के साथ कैसे दिखे।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मॉरन शुल्क, जो कि गैर अनुमानित माना जाता है, 5 वर्षों में से 4 में दिखाया गया, जो कुल मिलाकर 2.5 अरब था। चिला ने कालानुक्रमिक रूप से वृद्धि करके 700 मिलियन से अधिक की राशि प्राप्त की। वोपीप्रद से एक और $500 मिलियन आया। बुद्धिमान निवेशक पूछेगा, यदि टाइको की वृद्धि दर अधिग्रहण की रणनीति इतनी साफ सुथरी थी, तो यह कैसे हुआ कि एक साल में औसतन $750 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं? अगर, जैसा कि स्पष्ट है, टाइको चीजों को बनाने का व्यवसाय में नहीं था, बल्कि अन्य कंपनियों को खरीदने के व्यवसाय में था जो चीजें बनाती हैं, तो इसके मॉरन पर नॉन करीकिंग का आरोप क्यों लगाया गया? क्या वे व्यवसाय करने की टाइको की सामान्य लागतों का हिस्सा नहीं थे? और हर साल की कमाई को जोड़ते हुए पिछले अधिग्रहणों के लिए लेखांकन शुल्क के साथ कौन बता सकता है कि अगले साल क्या होगा? वास्तव में एक निवेशक यह भी नहीं बता सकता कि टाइको की पिछली कमाई क्या थी। 1999 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा एक लेखा समीक्षा के बाद टाइको ने 1998 के खचर्चा में 257 मिलियन को मोरॉन शुल्कों में जोड़ दिया, जिसका अर्थ है कि उन गैर बकाया लागतों की वास्तव में उस वर्ष भी पुनरावृत्ति हुई थी। उसी समय कंपनी ने अपने मूल रूप से 1999 के कामों को फिर से शुरू कर दिया, जिससे मोरॉन $929 मिलियन तक गिर गया, जबकि चीला $507 मिलियन तक पहुंच गया। टाइको स्पष्ट रूप से आकार में बढ़ रहा था, लेकिन क्या यह अधिक लाभदायक था? यह बात कोई बाहरी व्यक्ति सुरक्षित रूप से नहीं बता सकता था। निष्कर्षतः वित्तीय वर्ष 2002 में टाइको को $9.4 अरब का नुकसान हुआ। स्टॉक, जो वर्ष 2001 के अंत में 58.90 पर बंद हुआ था, 2002 में 781 पर बंद हुआ था। 17 अगस्त पर लुढ़क गया था, जो 12 महीनों में 71% की स्पष्ट हानि थी। स्वावलंबी नाबालिग, 10 जनवरी 2000 को अमेरिका ऑनलाइन इंक और टाइम वार्नर इंक ने घोषणा की कि वे शुरू में 156 अरब के मूल्य वाले सौदे में विलय करेंगे। 31 दिसंबर 1999 तक एओएल के पास संपत्ति में 10.3 अरब था और पिछले 12 महीनों में इसका राजस्व $5.7 अरब था। दूसरी ओर टाइम वार्नर के पास संपत्ति $41.2 बिलियन और राजस्व $27.3 बिलियन था। टाइम वार्नर एक को छोड़कर किसी भी माप से एक बहुत बड़ी कंपनी थी अपने स्टॉक का मूल्यांकन, क्योंकि अमेरिका ऑनलाइन ने इंटरनेट उद्योग में निवेश करके निवेशकों को चौंका दिया था, लेकिन इसके शेयर ने अपनी कमाई में 154 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की है। टाइम वार्नर के स्टॉक केबल टीवी, फिल्मों, संगीत और पत्रिकाओं का लगभग 50 गुना कमाई के साथ बेचा गया। सौदे की घोषणा करते हुए दोनों कंपनियों ने इसे सामानों का रणनीतिक विलय कहा। टाइम वार्नर के अध्यक्ष गेराल्ड एम. लेविन ने घोषणा की कि एओएल टाइम वार्नर से जुड़े सभी के लिए अवसर असीम हैं। सभी के लिए, उन्होंने कहा, जो इसके शेयरधारक हैं उनके लिए भी। उन्मादीपूर्ण तरीके से उनके स्टॉक को अंततः इंटरनेट डार्लिंग का कैच मिल सकता था। इसके लिए टाइम वार्नर के शेयरधारकों ने इस सौदे को भारी मंजूरी दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ बातों की अनदेखी की। यह बराबरी का विलय अमेरिका ऑनलाइन के शेयरधारकों को संयुक्त कंपनी का 55% देने के लिए डिजाइन किया गया था, भले ही टाइम वार्नर 5 साल बड़ा था। 3 साल में दूसरी बार अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग जांच कर रहा था कि क्या अमेरिका ऑनलाइन विपणन लागतों के लिए अनुचित चिटिता के लिए अनुचित रूप से जिम्मेदार है। अमेरिका ऑनलाइन की कुल संपत्ति का लगभग आधा $4.9 अरब मूल्य का उपलब्ध फॉर सेल इक्विटी प्रतिभूतियों से बना था। यदि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले प्रौद्योगिकी शेयरों की कीमतें गिर गईं, तो इससे कंपनी के परिसंपत्ति आधार का बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। निष्कर्ष 11 जनवरी 2001 को दोनों कंपनियों ने अपने विलय को अंतिम रूप दिया। एओएल टाइम वार्नर इंक ने 2001 में $4.9 अरब खो दिए और एक निगम द्वारा दर्ज किए गए अब तक के सबसे घिनौने नुकसान में शामिल 2002 में एक और 99 बिलियन का नुकसान हुआ। अधिकांश नुकसान अमेरिका ऑनलाइन के मूल्य को लिखने से हुआ। 2002 के अंत तक जिन शेयरधारकों के लिए लेविन ने असीमित अवसरों की भविष्यवाणी की थी, उनके पास अपने शेयरों के मूल्य में लगभग 80% नुकसान दिखाने के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि सौदा पहली बार घोषित किया गया था। क्या आप किंडरगार्टन में निवेश कर सकते हैं? 20 मई 1999 को ई टॉयज इंकियस ने अपने स्टॉक का 8% हिस्सा जनता को बेच दिया।
वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रतिष्ठित निवेश बैंकों में से चार गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी, बैंको स्टोन रॉबर्टसन स्टीफेंस, डोनाल्डसन, लुफ्किन ऑन जनरेट एंड मेरिल लिंच एंड कंपनी, जो $20 पर $8,23,000 के शेयरों से कम है। कारोबार के पहले दिन में $76.525 पर 282.8% की बढ़त के साथ स्टॉक तेजी से बढ़ा। उस कीमत पर ई टॉयज का बाजार मूल्य $7.8 बिलियन था। उस कीमत के लिए खरीदारों को किस तरह का व्यवसाय मिला? पिछले वर्ष में ई टॉयज की बिक्री में 4,61% की वृद्धि हुई थी और इसने अकेले पिछली तिमाही में 75,000 ग्राहक जोड़े थे। लेकिन अपने 20 महीनों के कारोबार में ई टॉयज ने कुल 30 करोड़ 6 लाख की बिक्री की थी, जिस पर उसने 30 करोड़ 8 लाख का शुद्ध घाटा दिखाया था, जिसका अर्थ था कि ई टॉयज हर $1 के खिलौने को बेचने के लिए 2 खर्च कर रहा था। आईपीओ प्रॉस्पेक्टस ने भी यह खुलासा किया कि ई टॉयज एक और ऑनलाइन ऑपरेशन बेबी सेंटर इंक हो, जो प्राप्त करने के लिए कोई ऑफर की कुछ आय का उपयोग करेगा, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में 4.8 मिलियन में 4.5 मिलियन का नुकसान उठाया था। और ई टॉयज अपने प्रबंधन के लिए भविष्य में जारी करने के लिए सामान्य स्टॉक के 40.6 मिलियन शेयर आरटी अक्षित करेंगे। इसलिए अगर ई टॉयज ने कभी पैसा कमाया है तो उसकी शुद्ध आय को 102 मिलियन शेयरों के बीच नहीं, बल्कि 143 मिलियन के बीच विभाजित करना होगा, जो भविष्य की कमाई को प्रति 1/3 से कम करके करना होगा। टॉयज आर के साथ ई टॉयज की तुलना इसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी चौंकाने वाला है। पूर्ववर्ती 3 महीनों में खिलौने आर ने शुद्ध आय में 27 मिलियन कमाए थे और एक पूरे वर्ष में ई टॉयज की तुलना में 70 गुना अधिक माल बेचा था। और फिर भी शेयर बाजार खिलौने आर की तुलना में लगभग $2 अरब अधिक है। निष्कर्ष 7 मार्च 2001 को सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपने संक्षिप्त जीवन में $398 मिलियन से अधिक का शुद्ध घाटा उठाने के बाद दिवालियापन सुरक्षा के लिए वह आज 3 के तहत ई टॉयज ने मामला दायर किया। स्टॉक, जो अक्टूबर 1990 में $86 प्रति शेयर के स्तर पर था, आखिरी बार एक पैसे के लिए कारोबार किया गया था।